नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण किस प्रकार संपन्न हुआ। इस एकीकरण को संपन्न करने में किन देशभक्तों का सर्वाधिक योगदान रहा, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। एकीकरण से पूर्व इटली कितने भागों में विभक्त था। इटली पर किस विदेशी राज्य का सर्वाधिक आधिपत्य था, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि काउंट कैबूर का इटली के एकीकरण में क्या योगदान रहा। बच्चों, हमने देखा इटली के एकीकरण में सबसे पहले जो संस्था सामने आई वो थी कार्बोनरी संगठन, और कार्बोनरी के द्वारा इटली के लोगों को जागृत करने का प्रयास किया गया। फिर हमने देखा यंग इटली जो मैजिनी के द्वारा बनाया गया, और उसके द्वारा इटली के एकीकरण के लिए इटली के लोगों को तैयार किया गया। आज हम अध्ययन करेंगे काउंट कैबूर किस प्रकार इटली के योगदान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैबूर जो सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था। सार्डिनिया के प्रधानमंत्री, सार्डिनिया को जानने से पहले हम ये देखेंगे वहाँ का सम्राट कौन था। विक्टर इमैनुअल द्वितीय यहाँ के सार्डिनिया पिडमांट के शासक थे, और विक्टर इमैनुअल को ये विश्वास था कि सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया जा सकता है, इसलिए हेतु प्रयास भी प्रारंभ किए गए। वो अपने गुणों के कारण जनता में लोकप्रिय भी हुआ। पिडमांट की जनता उसे ईमानदार राजा कहती थी। सभी देशभक्तों को ये विश्वास था कि पिडमांट के द्वारा ही इटली का उद्धार होगा। अतः इटली के जो निर्वासित सभी देशभक्त पिडमांट की राजधानी की ओर आकर्षित होने लगे। भाग्यवश उसे विक्टर इमैनुअल को काउंट कैबूर जैसा प्रधानमंत्री 1852 में मिल गया, जिसकी गणना 19वीं शताब्दी के महान कूटनीतिज्ञों में की जाती है। काउंट कैबूर, जिसका समय काल रहा 1810 से 1861, इसका जन्म सार्डिनिया के गांव ट्यूरिन में हुआ था, कुलीन परिवार में। सैनिक शिक्षा इसने प्राप्त की और इंजीनियर के रूप में सेना में भर्ती हुआ, लेकिन अपने उदार विचारों के कारण 1831 में इसने सेना से परित्याग दे दिया, यानी कि त्यागपत्र दे दिया, और 15 वर्ष तक अपनी जमींदारी संभालता रहा। इस दौरान उसने फ्रांस की, जर्मन की, इंग्लैंड की यात्राएं की और राजनीतिक ज्ञान प्राप्त किया। इंग्लैंड में रहकर वहाँ की संसदीय प्रणाली का भी अध्ययन किया, और ये उसको बहुत रास आई, और अपने देश में भी वो इसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करने लगा। कैबूर ने 1837 में एक इल रिसर्जिमेंटो नामक उदारवादी समाचार पत्र भी निकाला, और इसके माध्यम से देश के एकीकरण और सुधारों के लिए प्रचार करना प्रारंभ किया। 1848 में वो पिडमांट और सार्डिनिया की संसद का सदस्य चुना गया। बार बार चुनाव होने के कारण कैबूर हर बार निर्वाचित होता था, और अपनी योग्यता के कारण 1850 में वो वित्त और उद्योग मंत्री बना। 1852 में एजेंगिलियो के मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र देने पर विक्टर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया। कैबूर को ये विश्वास था कि इटली की स्वाधीनता और एकता के कार्यों के लिए पिडमांट का सेवाय राजवंशी देश का नेतृत्व कर सकता था। तो बच्चों, हमें ये जानना है कि पिडमांट में कौन सा वंश सत्तारूढ़ था। सेवाय वंश, आपको याद रखना है। पिडमांट सार्डिनिया का सम्राट का नाम क्या था? विक्टर इमैनुअल। प्रधानमंत्री का नाम क्या था? कैबूर। कौन सा उदारवादी समाचार पत्र उसके द्वारा निकाला गया? इल रिसर्जिमेंटो। कैबूर के राजनीतिक विचारों को हम जानेंगे कि कैबूर मैजिनी की भांति
एक सच्चा देशभक्त था, उसका लक्ष्य भी वही था जो मैजिनी का था। किंतु इटली का एकीकरण किस प्रकार किया जाए और एकीकृत इटली का स्वरूप किस प्रकार का हो, इस संबंध में उसके विचार मैजिनी से भिन्न थे। मैजिनी कल्पनाशील था, लेकिन कैबूर व्यवहारिक था। कैबूर राजतंत्र का प्रबल समर्थक था और कैबूर अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तलवारबाजी के पैतरों के स्थान पर राजनीतिक दांवपेच और कूटनीति में अधिक विश्वास रखता था। वो इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय बना देना चाहता था, उसका उद्देश्य था। और इस संबंध में वो ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालने के लिए यूरोप के किसी देश से महाशक्ति की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। इस संबंध में उसका दृढ़ विश्वास था कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध यदि कोई देश इटली को सहायता दे सकता है तो वो केवल फ्रांस ही है। उसने कहा भी था, हम चाहें या न चाहें किंतु हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर करता है। वो इस तथ्य से भी भली भांति परिचित था कि पिडमांट सार्डिनिया को इटली के स्वाधीनता संग्राम में नेतृत्व करना है, इसलिए आर्थिक और सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ बनना होगा और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए पिडमांट का शासन उदार होना चाहिए। इटली का एक अन्य देशभक्त और था गैरिबोल्डी, जो सैनिक भी था। कैटल भी लिखते हैं कि वो कैबूर के महान मस्तिष्क का कार्य था, जिसने मैजिनी की प्रेरणा को कूटनीति शक्ति के रूप में गतिमान बनाया और अपनी योजना को एक के बाद एक पूरी करता गया और ऑस्ट्रिया के चारों ओर एक ऐसा जाल बिछाया कि ऑस्ट्रिया इस कूटनीति में फंसे बिना न रह सका और इटली का एकीकरण रुक नहीं सका। तो बच्चों, सबसे पहले तो उसने एकीकरण से पूर्व इटली को सैनिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूती दी, लोगों का विश्वास अर्जित किया और उसके पश्चात उसने एक विदेश नीति प्रधानमंत्री के रूप में निर्धारित की और जिसका नेतृत्व विक्टर इमैनुअल के द्वारा किया गया। तो बच्चों, हमें ये याद रखना है कि कैबूर के कौन से दो प्रमुख उद्देश्य थे: इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय बनाना और किसी विदेशी देश अर्थात किसी महाशक्ति से मित्रता करना। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालने के लिए किसी विदेशी शक्ति की आवश्यकता थी। तो कैबूर का योगदान किस तरह से रहा? इटली के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से मुक्त होना और पिडमांट के शासन की अध्यक्षता में उसे संगठित करना कैबूर की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य था। वो इस तथ्य को भली भांति जानता था कि इटली अकेला बिना किसी बाह्य सहायता के ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर नहीं निकाल सकता। कैबूर का निश्चित मत था कि किसी यूरोपीय महाशक्ति की सहायता के बिना ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त होना संभव नहीं, इसलिए वो कोई शक्तिशाली मित्र की खोज करना चाहता था और इसके साथ ही वो इटली के प्रश्न पर यूरोपीय राज्यों की सहानुभूति भी प्राप्त करना चाहता था। यद्यपि इस नीति को क्रियान्वित करना बहुत कठिन था, लेकिन कैबूर ने कठिनाइयों को बड़ी दृढ़ता से सामना किया और अपने लक्ष्य पर डटा रहा। सबसे पहला उसका प्रयास ये रहा कि इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाए ताकि यूरोपीय शक्तियों की सहानुभूति प्राप्त की जा सके और उनसे मित्रता की जा सके। इस हेतु उसने सबसे पहले जो कार्य किया, क्रीमिया युद्ध में सहयोग दिया। अब बच्चों, पहले तो हम ये जानेंगे क्रीमिया युद्ध क्या था। ये क्रीमिया युद्ध जो था,
इसमें एक ओर टर्की और दूसरी ओर रूस, इन दोनों के मध्य जो लड़ा जाने वाला युद्ध था 1854 से 56 के बीच, वो क्रीमिया युद्ध था। और कैबूर इस बात से भली भांति परिचित था कि फ्रांस और इंग्लैंड ही इटली के एकीकरण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए उसने फ्रांस और इंग्लैंड के पत्र पत्रिकाओं में इटली के देशभक्तों के लेख प्रकाशित करवाए, और जिससे दोनों देशों की इटली के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई। तो सबसे पहले उसने ये जान लिया कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों क्रीमिया युद्ध में रूस के विरुद्ध टर्की का पक्ष ले रहे हैं। कैबूर यूरोप के राजनीतिक मंच पर इंग्लैंड और फ्रांस के मित्र के रूप में आना चाहता था। अतः उसने बिना किसी शर्त के क्रीमिया युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता के लिए 18,000 सैनिक भेजे। उस समय इटली के उदारवादियों ने कैबूर की इस नीति का विरोध किया, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उसने निरंकुश टर्की की सहायता की थी। किंतु विक्टर इमैनुअल ने इस नीति का विरोध किया और क्रीमिया युद्ध में रूस के विरुद्ध फ्रांस और इंग्लैंड को सहायता देना कैबूर की महान कूटनीतिज्ञता और दूरदर्शिता थी। युद्ध की समाप्ति हुई। तो बच्चों, आप ये ध्यान रखें, क्रीमिया युद्ध किसके बीच हुआ? टर्की और रूस के बीच। टर्की का सहयोग किसने दिया? इंग्लैंड और फ्रांस ने। इंग्लैंड और फ्रांस का सहयोग किसने किया? कैबूर ने अपने 18,000 सैनिकों के साथ। क्यों किया? क्योंकि वो इटली के एकीकरण में किसी मित्र या महाशक्ति की सहायता चाहता था, और उसके अनुसार इंग्लैंड और फ्रांस दोनों में से कोई एक मित्र उसकी सहायता कर सकता था। तो ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में टर्की विजेता घोषित हुआ, और युद्ध की समाप्ति के पश्चात यूरोपीय महाशक्तियों का पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। कैबूर को भी इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस के प्रतिनिधियों के साथ इसमें भाग लेने का अवसर मिला। पिडमांट को आमंत्रित करने का ऑस्ट्रिया ने विरोध भी किया, किंतु इंग्लैंड और फ्रांस ने उसके विरोध के बावजूद सार्डिनिया को सम्मेलन में बुलाया। सार्डिनिया की ओर से कैबूर ने सम्मेलन में भाग लिया, और उसने इटली की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया और इसके लिए ऑस्ट्रिया को उत्तरदायी ठहराया। कैबूर ने जब अपना भाषण दिया, उसका समर्थन इंग्लैंड के विदेश मंत्री ने किया, और ऑस्ट्रिया की उपस्थिति में ही यूरोप के राजनीतिज्ञों ने इटली के प्रश्न पर विचार किया। कैबूर ने इटली के प्रति ऑस्ट्रिया की नीति की कटु आलोचना भी की, और यूरोप के राजनीतिज्ञों को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उसने न केवल इंग्लैंड और फ्रांस की सहानुभूति अर्जित की, वरन सम्मेलन में आए हुए सभी राष्ट्रों का ध्यान इटली की ओर आकर्षित किया। कैबूर ने इटली के प्रश्न को यूरोपीय प्रश्न बना दिया। इसलिए कहा जाता है, क्रीमिया के कीचड़ ने नवीन इटली का अभ्युत्थान किया। पेरिस सम्मेलन में कैबूर की ये महान विजय थी, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण इटली में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। पेरिस सम्मेलन में कैबूर के भाषणों से ऑस्ट्रिया को गहरा आघात लगा। उसने इटली के प्रति समझौतावादी नीति अपनाई। लोम्बार्डी और वेनेशिया में अपने शासन की कठोरता में कमी की। निर्वासित क्रांतिकारियों की संपत्ति को जब्त करने के आदेश वापस ले लिए।
लेकिन इससे इटली के देशभक्तों का विरोध कम नहीं हुआ। वो तो ये चाहते थे कि ऑस्ट्रिया अपने इटली संबंधी नीति में सुधार करे नहीं, वरन ऑस्ट्रिया इटली से निकल जाए। तो बच्चों, हमने देखा क्रीमिया युद्ध के बाद कौन सा सम्मेलन हुआ? पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन के बाद आप देखेंगे कि हमने जो पहले वाला वीडियो देखा था जिस पर इटली के कौन कौन से प्रदेशों पर किसका अधिकार था, तो आपने देखा था लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। तो पेरिस सम्मेलन के बाद ऑस्ट्रिया ने अपनी नीति में उदार व्यवहार किया, समझौतावादी नीति अपनाई और शासन में कठोरता कम की। अब इसके बाद हम देखेंगे प्लोम्बियर समझौता क्या था।